और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। देखिए, देश की सुरक्षा और आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए देश की महिला कमांडो बटालियन उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रही है। इन महिला कमांडोज को यूपी एटीएस तैयार कर रही है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए कमांडो टीम में महिलाओं की स्पेशल यूनिट तैयार की गई है। ये महिला कमांडो किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार की जा रही है। कितनी खतरनाक है ये महिला कमांडो की टीम और कितनी सख्त ट्रेनिंग के साथ लैस हो रही है, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फौलाद से ज्यादा मजबूत इरादे, और आसमान सा ऊंचा हौसला। आतंकी वारदातों का सामना करना हो या बम धमाकों जैसी घटनाएं, हालात कैसे भी हों, परिस्थितियां कितनी भी विकट हों, देश की इन जाबाज बेटियों की हिम्मत और हौसले के आगे हर चुनौती चूर चूर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में देश की महिला कमांडो का दस्ता तैयार हो रहा है। एनएसजी और एसपीजी की तरह कड़ी ट्रेनिंग ले रही ये महिला कमांडो हर हालात से निपटने के लिए तैयार की जा रही हैं। पीछे जो लड़की बैठी देख रहे हैं, ये साधारण लड़की नहीं, उत्तर प्रदेश की एटीएस की कमांडो है और ऐसी लगभग 30 महिला कमांडो तैयार हो रही हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। हम इस समय पर एटीएस का जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां क्लासरूम में मौजूद है। ये क्लास चल रही है। इस समय पर जो फील्ड की जो आउटडोर ट्रेनिंग कहा जाता है वो करवाई जाती है। क्लासरूम के अंदर किस तरीके से टैक्टिक्स ट्रेनिंग है, तमाम और तकनीकी ज्ञान है वो दिया जाता है। यूपी एटीएस के स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम के सेंटर पर 30 महिला कमांडो की टीम तैयार की जा रही है। पुलिस कमांडो के साथ हर बैच में 6 महिला कमांडो तैयार की जा रही हैं। इन कमांडो को ग्लॉक पिस्टल, MP5, AK-47 जैसे खतरनाक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इंडोर आउटडोर में इनको ऊंची इमारत से रस्सी के सहारे उतरकर ऑपरेशन करने की ट्रेनिंग दी गई है। तो सीढ़ियों से चढ़कर किसी इमारत को आतंकियों के कब्जे से छुड़ाने की भी ट्रेनिंग दी गई है। यानी अगर आतंकियों ने इमारत के अंदर घुसपैठ कर ली हो तो इन्हें दबोचने के लिए भी इन्हें ट्रेन किया जा रहा है। सर, पुलिस में भर्ती होने के बावजूद उसमें ऐसे कार्य हम नहीं कर सकते जो हम यहाँ कर सकते हैं। यहाँ हमें अलग चीजें सीखने का हुनर मिला। जैसे यहाँ टैक्टिक्स हमें सिखाई जाती है, किस तरीके से हम कोई भी टेररिस्ट आता है या कोई भी जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, हमारे पास वेपन है या नहीं है, बिना वेपन के भी हम खुद को सेफ कर सकते हैं और बाकी लोगों को भी बचा सकते हैं। हमको यहाँ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। फायर आर्म्स में जैसे MP5 है, ग्लॉक है, AK-47 है और भी RL वगैरह है, सबके बारे में हमें प्रशिक्षण किया गया है। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो हम सामना कर सके। ये जो ट्रेनिंग है बहुत ही एडवांस लेवल की ट्रेनिंग है। जैसे कि हमारे यहाँ ट्रेनर्स क्राव मागा है, इजराइल से ट्रेनिंग हुई है, ट्रेनर्स भी देते हैं और हमारे टैक्टिक्स हैं। इसके अलावा हम लोग बाहर कोर्सेज में जाके HE-33 ग्रेनेड फायर किया है हम लोगों ने और माउंटेनिंग की है, जिसमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बिल्डअप हुआ है और हम सारी चीजें करने में सक्षम है। इन महिला कमांडो का चयन कठिन परीक्षा के बाद हुआ है। प्रदेश भर की सिविल और PSC में तैनात महिला कांस्टेबल में से इनकी फिजिकल, मेंटल और इंटेलिजेंस को परखने के बाद इनको कमांडो ट्रेनिंग के लिए चुना गया है। पहले 4 महीने इन्हें स्पॉट सेंटर पर ट्रेन किया जाता है, जिसमें इनको शारीरिक तौर पर मजबूत करने की फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही हथियारों की ट्रेनिंग, कोडेड कम्युनिकेशन और ऑपरेशन टैक्टिक्स की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद महिला कमांडो को माउंटेनियरिंग, पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल के ट्रेनिंग सेंटर पर भेजा जाता है। इन बेटियों के लिए ये कमांडो ट्रेनिंग आसान नहीं थी, लेकिन इन्होंने चुनौती को स्वीकार किया और अपने बुलंद हौसलों से कमांडो ट्रेनिंग को कामयाबी के साथ पूरा कर रही हैं। पढ़ाई करते थे तब तो कुछ अलग था, उसके बाद जब पुलिस में भर्ती हुई तो थोड़ा सा बदलाव आया। पुलिस की ट्रेनिंग होती है
तो उस हिसाब से तो वहाँ पे पता चलता है कि हाँ ये ट्रेनिंग है। तो वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग के फिर वहाँ पे काम किए। काम करने के बाद वहाँ पे जो काम होता है थोड़ा सा जैसे गांव एरिया व शहर का एरिया, वहाँ पे लड़ाई झगड़े मारपीट ये वाले काम होते हैं। लेकिन जब यहाँ आए तो यहाँ आतंकवादी जैसे होते हैं, आतंकवादी का मामला हुआ, वो सब करने के लिए हम लोग को यहाँ पे ट्रेन किया गया। यहाँ पे बहुत सारे जो वेपन वहाँ पे नहीं सीख पाए थे हम लोग, वो अब यहाँ पे सीख पाए हैं। देश की इन जाबाज बेटियों की कमांडो ट्रेनिंग जल्द ही पूरी होगी और फिर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी ये महिला कमांडो पूरी तत्परता और कुशलता से निभाती नजर आएंगी। संतोष शर्मा, लखनऊ, गुड न्यूज टुडे। यूपी की महिला कमांडो पूरी तरह ट्रेंड हो सके, कठिन से कठिन चुनौती का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो सके, इसके लिए यूपी एटीएस और यूपी पुलिस ट्रेनर्स के साथ बीएसएफ, सीआरपीएफ, एनएसजी के ट्रेनर्स भी इन्हें ट्रेन कर रहे हैं। मौजूदा समय में बीएसएफ के एडिशनल एपी संजय कुमार शर्मा इन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी संतोष शर्मा ने। यूपी एटीएस के जो अगर कहा जाए कि इस पूरी ट्रेनिंग सेंटर की देखरेख में जिनके ट्रेनिंग हो रही है, संजय जी हमारे साथ हैं। सर, कितने महीने की ट्रेनिंग और ये लेडी कमांडो हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल होंगी? देखिए, अभी आजकल के परिदृश्य को देखते हुए जहां लड़के लड़की में कोई मतलब डिफरेंस नहीं है, तो उस चीज के लिए हमारे को बहुत जरूरी है कि लड़कियों की भी हमारी कमांडो ट्रेनिंग हो। फिलहाल ये जो ट्रेनिंग हम यहाँ पर कराते हैं, यहाँ गर्ल्स और जेंट्स में कोई भेदभाव नहीं है, सेम ट्रेनिंग का इनका स्टैंडर्ड है। तो जहाँ पर बहुत मोटिवेटेड जो गर्ल्स हैं और लड़के हैं उन्हीं को यहाँ पे लिया जाता है। फिलहाल में हमारे वर्तमान में अभी 30 हमारे पास महिला कमांडोज हैं, 6 अभी पास आउट होके चुकी हैं। टोटल हमारी एक टीम हमें बनानी है, वो 36+1 की होती है। 1 का मतलब है कि उसमें सब इंस्पेक्टर कमांडर होता है। 37 की जब ये टीम बन जाएगी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का भी इसमें हमें निर्देश मिला हुआ है कि वो टीम को जल्द से जल्द हम तैयार करें। तो वो बहुत जल्दी हमारी एक टीम तैयार होने वाली है। ये जो महिला कमांडो हैं, अगर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो चाहे आईएसआईएस हो, हमास अभी जैसे युद्ध चल रहा है, अलकायदा, इनकी भी जो महिला फोर्स है, वो जो फिदाइन दस्ते हैं, वो तो क्या उन लोगों से निपटने के लिए हमारे पास एक तैयारी है, ऐसे कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। हम हमेशा दूसरे देशों की बात करते हैं, जबकि सारे उदाहरण तो इंडिया से ही आए हैं। बड़े से बड़े, चाहे रानी लक्ष्मीबाई का ले लीजिए, चाहे इंदिरा गांधी का ले लीजिए, हमेशा महिलाओं ने आगे बढ़ के ही काम किया है। अभी उसी का रूप है ये। जिस तरीके से हम लोग इनको ट्रेन कर रहे हैं, तो वो कहीं भी इजरायली महिलाओं से या यूएस की महिलाओं से कहीं कम नहीं मिलेगी। आप इनको जब इस टाइप की सिचुएशन सामने आएगी तो उसका भरपूर ये सामना करेंगे और सफलतापूर्वक उसको अंजाम देंगे अपने ऑपरेशन को। इसका मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं, मतलब मुझे इसका मैं बड़ा दृढ़ हूं उस चीज को लेकर, क्योंकि जो ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है, ये यहाँ पर एसपीजी के लोगों को भी हमने ऑन डेपुटेशन बुलाया, एसपीजी के लोगों को भी बुलाया है। तो वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर एटीएस गिनी चुनी एटीएस जो इंडिया में जो नामचीन है, उनमें फोर्स 1 का नाम 1 नंबर पे लिया जाता है, तो 2nd नंबर पे यूपी एटीएस के लिया जाता है। तो वो दिन दूर नहीं है जो हम नंबर 1 पे आए। तो उसमें ये हमारी महिला, और ये महिला कमांडो दस्ता ये पहला देश का दस्ता होगा। तो ये अभी तैयार होने वाले हैं और आपको ये एक देश की सेवा के लिए उतरने वाले हैं अपनी फील्ड में। आप तो जो लड़के हैं उन कमांडो को भी तैयार कर रहे हैं, लड़कियों को भी। अमूमन कहा जाता है लड़कियों के बारे में कि ये बड़े सॉफ्ट होती हैं, बहुत हार्ड वर्क नहीं कर पाती हैं। आपके सामने आपने तो मतलब सॉफ्ट लड़कियों को बिल्कुल हार्ड कोर कमांडो बना दिया। आप हमारी किसी महिला कमांडो से हाथ मिला के देखिए, हाँ, आपको उनके हाथ से ही पता चल जाएगा कि वो कितनी सॉफ्ट है कितनी नहीं है। जब वो आप उनको कोई ऐसी सिचुएशन पिक्चुरेट करेंगे, वो आपको कितनी तेजी से सीखे हुए तरीके से उसको काउंटर करती हैं, ये बहुत देखने की बात है। इसके लिए हमने यूएससी कर्मा मागा, जो इजराइल की बेस्ट फाइटर वो मानी जाती है, आर्ट मानी जाती है, मार्शल आर्ट, उसके लिए हमारे पास हमने बाहर से भी बुलाए हैं। इनको बहुत अच्छी तरीके से प्रशिक्षित किया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता ये किसी भी मतलब आकस्मिक घटना होने पर अपना 100% ना दे पाए, और ये 100% देंगे और बहुत अच्छी तरीके से उसको सफलतापूर्वक अंजाम देंगे। और चलिए अब आपको देश की एक और जांबाज बेटी के साथ मिलवा देते हैं। हरियाणा के हिसार की रीना भाटी ने इतिहास रच दिया है। रीना के हौसलों और जुनून के आगे पहाड़ की ऊंचाई भी छोटी पड़ जाती है। रीना ने महज 15 दिनों के अंतराल में 3 चोटियों को फतेह करने का कमाल कर दिया। रीना ने नेपाल में 6,841 मीटर ऊंची चोटी को फतेह किया है। दूसरी चोटी नेपाल में ही 5,644 मीटर ऊंची काला पत्थर, और तीसरी भी नेपाल के ही आइलैंड पीक 6,100
89 को फतेह कर लिया है। ये जो जर्नी शुरू हुई थी वो 23 सितंबर को शुरू हुई थी, बट मैंने इन तीनों पीक को क्लाइम किया है सिर्फ 15 दिन में। एक का नाम है काला पत्थर, दूसरा आइलैंड पीक और थर्ड है आमा डाबलम। जो काला पत्थर है वो 5000 की पीक है, 5844, और आइलैंड पीक है 6189 मीटर, और जो थर्ड पीक है आमा डाबलम जिसमें मैं हरियाणा की पहली लड़की हूँ, उसकी जो हाइट है वो 6812 मीटर में है। देश की राजधानी दिल्ली में सर्दी ने दस्तक दे दी है और इसके साथ ही दिल्ली प्रदूषण की चुनौती का सामना कर रही है। मौसम का असर ऐसा है कि अभी से ही दिल्ली में हल्की धुंध नजर आ रही है। हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार कल से प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध का आगाज करने जा रही है। कल से रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ अभियान का आगाज किया जाएगा। शहर के लोगों को इस अभियान के जरिए संदेश दिया जाएगा कि जब भी रेड लाइट पर वो खड़े हों तब अपने वाहन का इंजन बंद कर दें, जिससे कि आसपास के लोगों को वाहन से निकलने वाले धुएं की वजह से परेशानी नहीं हो और कुछ हद तक प्रदूषण को भी कम किया जा सके। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं मनीष, फिलहाल जो स्थिति हमें दिखाई दे रही है दिल्ली की, ये थोड़ी सी खतरनाक स्टेज में दिखाई दे रही है। क्या अपडेट है और बताइए क्या कुछ चल रहा है? तो बिल्कुल, अमूमन आप इंतजार करते थे कि कब दिल्ली में दिवाली हो और दिवाली के बाद हवा ज्यादा खराब होनी शुरू होती थी, लेकिन इस बार अक्टूबर खत्म होने वाला है, दिवाली अभी नहीं आई है, लेकिन हवा का स्तर बेहद खराब हो चुका है। आज के AQI की हम बात करें तो आज भी जो दिल्ली का ओवरऑल AQI है वो लगभग 256 के आसपास है, 260 के आसपास है, लेकिन जो दिल्ली का शादीपुर का इलाका है उसका AQI 290 के आसपास है, जबकि अगर हम पूसा रोड पे चले जाएं तो वहां का AQI 300 के ऊपर निकल जाता है। मतलब हवा बेहद खराब हो चुकी है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली NCR की अगर हम बात करें, क्योंकि जब हम प्रदूषण की बात करते हैं तो दिल्ली के जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं उनकी बात करते हैं, तो दिल्ली NCR में ग्रेटर नोएडा अब तक सबसे पोल्यूटेड एरिया रहा है। वहां का आज भी AQI 309 के आसपास रहा है। तो हवा का स्तर खराब होना शुरू हो चुका है, लेकिन सवाल वही है कि जिस तरह की तमाम तैयारियां हर साल दिल्ली सरकार करती है, इस बार भी जोर एक्शन तो बहुत दिखाई पड़ रहा है, लेकिन क्या उससे फायदा होगा या फिर कितना फायदा होगा ये देखने वाली बात होगी। अभी भी लेटेस्ट अपडेट ये है कि 1 बजे एनवायरमेंट मिनिस्टर दिल्ली सरकार के गोपाल राय एक PC करने वाले हैं, जिसमें कुछ और बड़े कदम की बात कही जा सकती है। बात पहले से ये चल रही है कि दिल्ली सरकार बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए 1000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें किराए पर ले सकती हैं। हो सकता है कि उस पर जी आज निर्णय आ जाए, या फिर अगर लगातार हवा की क्वालिटी खराब होती गई तो हो सकता है कि दिल्ली NCR अब ग्रैब 3 की तरफ बढ़े। ग्रैब 3 की तरफ बढ़ने का मतलब है कि दिल्ली में BS4 के जितने भी पेट्रोल डीजल के व्हीकल्स हैं उनकी एंट्री बंद कर दी जाएगी और कई हैवी कमर्शियल व्हीकल्स की एंट्री भी दिल्ली में बंद की जा सकती है। कई ऐसे कंस्ट्रक्शंस जो कि प्राइवेट बिल्डर्स के हैं या फिर दूसरे लोगों के हैं, उन कंस्ट्रक्शंस पर रोक लगाई सकती है। ये ग्रैब 3 में होने वाला है। अगर उसके बाद फिर भी कोई सुधार नहीं होता है तो फिर ग्रैब 4 की तरफ दिल्ली जाएगी, लेकिन वो स्थिति बिल्कुल लॉकडाउन जैसी होगी जब आप देखते हैं कि स्कूल बंद हो गए हैं, क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो गई हैं और व्हीकल का मूवमेंट लगभग 0 कर दिया गया है। तो इस तरह की तमाम कवायद की जा रही है। और बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार ने पहले शुरुआत में सितंबर अक्टूबर के बीच में 13 हॉट स्पॉट चिन्हित किए थे जहां पर सबसे ज्यादा पोल्यूशन जनरेट होता है। इन्हें चिन्हित करने का मतलब ये था कि वहां पर जाकर ऐसे बहुत सारे काम करना जिससे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, जैसे स्प्रिंकल्स करना, वाटर स्प्रिंकल करना या फिर दूसरे काम करना। अब इनकी संख्या 13 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है, मतलब 21 हॉट स्पॉट हो गए हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने लगभग 90 से ज्यादा ऐसे ट्रैफिक पॉइंट को सिलेक्शन किया है जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन होता है और कंजेशन की वजह से पोल्यूशन होता है। दिल्ली पुलिस को भी इसके बारे में लिखा गया, उनसे बात की गई है कि आप इन 90 से ज्यादा पॉइंट्स पर पुलिस वालों की संख्या बढ़ाएं ताकि वहां पर ट्रैफिक का मूवमेंट स्मूथ होने पाए। बिल्कुल, ट्रैफिक का मूवमेंट स्मूथ होना जरूरी है और कई कदम उठाए जा रहे हैं इस प्रदूषण को रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो कल देश ने धूमधाम से विजयदशमी का पर्व मनाया है। अब इंतजार उस दिन का है जब प्रभु राम अयोध्या लौटेंगे और अयोध्या संग पूजा देश दीपोत्सव मनाएगा। जाहिर है इस बार अयोध्या की दीपावली और भी खास होने जा रही है, क्योंकि रामलला का मंदिर करीब करीब बनकर तैयार होने वाला है और रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार अयोध्या के लोग दीपों का नया रिकॉर्ड भी मनाने जा रहे हैं। अयोध्या रामलला के स्वागत के लिए सज संवर रही है। सड़कों से लेकर चौराहों तक सब कुछ राममय नजर आ रहा है। भक्तों को इंतजार उस रामनवमी का है जब शताब्दियों के इंतजार के बाद पहली बार रामनवमी का पर्व राम मंदिर में मनाया जाएगा। यही नहीं, राम की नगरी को पर्यटन नगरी बनाने की तैयारी है, जिसके लिए सरयू में वाटर स्पोर्ट्स का शुभ आरंभ किया जा रहा है। और देखिए, बस अब कुछ महीनों का ही वक्त बचा है और रामलला अपने भव्य भवन में विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक पल को विश्व को हर्षित करने वाला बताया है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि राम मंदिर भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पीढ़ी धन्य है जो राम मंदिर को आकार लेता दिख रही है और जल्द ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती भी देखेगी। अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गूंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। वो स्वर जो शताब्दियों से यहां कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। और साथियों, उस हर्ष की परिकल्पना कीजिए जब शताब्दियों के बाद राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा विराजेगी। यह वर्ष तो विजयादशमी का और दीपावली का विशेष पर्व है, विशेष आयोजन है। विशेष आयोजन इसलिए है क्योंकि भगवान राम की विजय आज से हजारों वर्ष पहले लंका में हुई होगी, लेकिन इस वर्ष में प्रभु श्री राम 500 वर्षों का इंतजार करते हुए अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। अब याद करिए, आप हम सबकी पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है, कितनी सौभाग्यशाली है। अब जब अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार होने जा रहा है तो प्रभु की सेवा के लिए पुजारियों की भी संख्या जाहिर सी बात है कि बढ़ाई जा रही है। यानी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए पुजारियों की संख्या बढ़ेगी, जिसके तहत अर्चक यानी पुजारियों की ट्रेनिंग के लिए आवेदन निकाले गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर होगी। अर्चक के लिए आवेदन करने वाला गुरुकुल परंपरा से शिक्षा ग्रहण किया हुआ हो या फिर रामानंदनीय परंपरा के साथ दीक्षा ले चुका हो। ट्रेनिंग में शामिल होने वाले अर्चक या पुजारियों का चयन प्रवेश परीक्षा के द्वारा ही किया जाएगा। अब इस ट्रेनिंग के दौरान अर्चकों को 2000 रुपए दिए जाएंगे। फिर इस विशेष ट्रेनिंग के पूरा होने के बाद पुजारी के लिए चयन अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा और फिर उसके बाद उसका चयन किया जाएगा।
धर्म नगरी के साथ अयोध्या पर्यटक नगरी भी बनती जा रही है। एक तरफ आध्यात्मिक पर्यटन है तो दूसरी तरफ एडवेंचर की सौगात। एक दिन पहले विजयदशमी के मौके पर अयोध्या में वाटर स्पोर्ट एडवेंचर की शुरुआत की गई। इसी के साथ सरयू नदी हवा से बातें करती बोट इसमें देखी गई और लोगों को रामलला के दर्शन के बाद स्पीड बोट के जरिए सरयू की लहरों से खेलने का मजा भी आने वाले वक्त में मिलेगा। विजयदशमी पे इसकी शुरुआत की गई और सरयू में अब ये बोट दौड़ती हुई। और चलिए अब बात कर लेते हैं शरद पूर्णिमा और उस दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण की। भारत में शरद पूर्णिमा का खास महत्व है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा अमृत की बारिश करते हैं, लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा को लग रहा है चंद्र ग्रहण। ऐसे में शरद पूर्णिमा का संपूर्ण लाभ मिल पाएगा। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का खास महत्व माना जाता है। शरद पूर्णिमा से शरद ऋतु की शुरुआत होती है। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को आसमान से अमृत की वर्षा होती है, क्योंकि उस समय चंद्रमा अपने 16 कलाओं से युक्त होकर अमृत वर्षा करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे खीर रखने की परंपरा है, क्योंकि खीर में चंद्रमा की अमृत गुणों से युक्त किरणें पड़ती हैं, जिससे खीर अमृत के समान हो जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। मान्यता ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के संग शरद पूर्णिमा की रात को महारास रचाया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। माना तो ये भी जाता है कि माता लक्ष्मी का इसी दिन जन्म हुआ था, इसलिए माँ लक्ष्मी के विधि विधान से पूजा करने पर धन वैभव का वरदान भी मिलता है। इस बार शरद पूर्णिमा का शुभारंभ 28 अक्टूबर को सुबह 4:17 पर हो रहा है और ये 29 अक्टूबर को रात 1:53 तक रहेगी। यानी 28 अक्टूबर को शाम 5:20 पर चंद्रोदय होगा। लेकिन शरद पूर्णिमा पर लगने जा रहा है साल का अंतिम चंद्र ग्रहण। इस साल शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण देर रात यानी 29 अक्टूबर को रात 1:06 पर शुरू होगा और चंद्र ग्रहण का समापन 29 अक्टूबर को ही रात 2:22 पर हो जाएगा। इसका सूतक काल 28 अक्टूबर को दोपहर 2:52 पर शुरू होगा। सूतक काल में पूजा और ज्योतिष के उपाय नहीं किए जा सकेंगे। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर करीब 3 बजे से लग रहा है। ऐसे में रात के समय न तो लक्ष्मी पूजा होगी और न चंद्रमा को अर्घ्य दे पाएंगे। ऐसे में ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा और चंद्रमा पूजन या तो सूतक काल से पूर्व संभव है या फिर चंद्र ग्रहण के समापन के बाद। ऐसे में चंद्र ग्रहण के बाद ही पूजा पाठ करना अच्छा रहेगा, क्योंकि उस वक्त चंदा मामा के दर्शन हो सकेंगे। इस साल शरद पूर्णिमा पर 5 शुभ योग भी बन रहे हैं। सौभाग्य योग, सिद्धि योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और शश योग का निर्माण हो रहा है। शरद पूर्णिमा में चंद्रमा पृथ्वी के अत्यंत नजदीक आ जाता है। चंद्रमा की शीतलता धरती पर अमृत के समान बरसती है। ऐसे में शरद पूर्णिमा चूंकि 28 अक्टूबर यानी शनिवार को पड़ रहा है, ऐसे में आपके पास उचित वक्त है शरद पूर्णिमा का संपूर्ण लाभ लेने का, क्योंकि अगले दिन यानी 29 अक्टूबर को रविवार होने की वजह से आप रात में अमृत तुल्य खीर का भी सेवन कर सकते हैं और चंद्र ग्रहण के बाद लक्ष्मी और चंद्रमा पूजन करके स्वास्थ्य, समृद्धि, धन वैभव और प्रेम का पा सकते हैं वरदान। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
बात चार धाम यात्रा की। चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। इस साल फिर चार धाम जाने वाले यात्रियों का रिकॉर्ड टूट गया। अब तक 50 लाख से ज्यादा लोग चार धाम की यात्रा कर चुके हैं। अभी श्रद्धालुओं के पास आधे महीने से ज्यादा का वक्त है। जल्द ही चारों धाम के कपाट बंद होने वाले हैं। तीर्थ पुरोहितों ने कपाट बंद होने पर पंचांग गणना कर तारीख का ऐलान किया है। बाबा केदार के दर पर भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। बाबा के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु देवनगरी पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम हो या बद्रीनाथ धाम या गंगोत्री धाम या यमुनोत्री धाम, हर जगह श्रद्धालु ही श्रद्धालु हैं। इस साल चार धाम यात्रा के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। अब तक 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चार धाम की यात्रा पर पहुंच चुके हैं। कोविड के बाद से उत्तराखंड चार धाम यात्रा में हर साल श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 3 सालों के आंकड़े देखें तो साल 2021 में 5,18,000 यात्रियों ने चार धाम यात्रा की थी, जबकि साल 2022 में ये आंकड़ा 46,27,000 के पार पहुंच गया और इस साल ये आंकड़ा 50 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं चारों धाम में सबसे ज्यादा यात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे। आंकड़ों के मुताबिक 18 लाख से ज्यादा यात्री बाबा केदार के दर पर दर्शन करने पहुंच चुके हैं और बद्रीनाथ धाम में 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। ये आंकड़ा अभी और बढ़ने वाला है क्योंकि चार धाम यात्रा को बंद होने में अभी आधा महीना बाकी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट अगले महीने यानी 18 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। 18 नवंबर को पूरे विधि विधान के साथ दोपहर 3:33 पर बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट 15 नवंबर को भैया दूज के दिन सुबह 11:57 पर बंद होंगे और 15 नवंबर को यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। यमुनोत्री धाम के साथ ही केदारनाथ धाम के कपाट भी 15 नवंबर को बंद होंगे, जबकि गंगोत्री धाम के कपाट इससे एक दिन पहले 14 नवंबर को बंद हो जाएंगे। इस साल 2023 में भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा, मनुष्य पूजा पूर्ण करके देवता पूजा के लिए समर्पित करने के लिए अच्छा दिन नवंबर 18 का भगवान देवता लोगों के चरण में समर्पित करते हैं। जाहिर है अभी बाबा के दर्शन के लिए करीब आधा महीना बाकी है और श्रद्धालुओं का चार धाम यात्रा का सिलसिला यूं ही कायम रहेगा और इस साल पिछले साल के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तमिलनाडु लिए चलते हैं आपको। तमिलनाडु के विश्व प्रसिद्ध मदुरै मीनाक्षी अम्मन मंदिर में 108 महिलाओं ने वीणा बजाई। कुछ महिलाएं ऊपर मंच पर बैठी दिखी, जबकि कुछ महिलाएं नीचे बैठकर वीणा वादन करती हुई नजर आई। इन सुखमय पलों के कुछ लोग गवाह बने। एक स्वर में कलाकारों ने वीणा बजाया और कॉन्सर्ट हॉल में ये मौजूदा लोग झूमने लगे। तो खबरों के इस लंच टाइम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम दोनों को इजाजत दीजिए। कल मुलाकात होगी एक बार फिर से लंच टाइम में अच्छी खबरों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।